गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर विज्ञान का और यहाँ पर उत्तर सहित है, इसलिए करवाया जा रहा है ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए और आज की ही मतलब एक ही वीडियोज में पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक जो है 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। क्लियर। यहाँ निर्देश दिया रहेगा, आपको निर्देश पढ़ लेना। निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, अलॉटमेंट है। ये प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और बा में विभाजित है, जहां पर खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड बा जो है 50 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक जो है उसके सम्मुख अंकित हैं। क्लियर। तो आप इस तरह से एक बार आपको पढ़ लेना है स्पीडली, मतलब एक बार आपको ऐसे देखते हुए चले जाना है। किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय या ऐसे एक बार आप रफली, कभी कभी ऐसा होता है एक बार आप रफली, अच्छा ये सब है, चलो इधर ऑप्शनल है, फिर इधर ये चीजें हैं, फिर ये चीजें हैं, फिर ऐसे ऐसे आप पढ़ते चले जाओ। फिर अच्छा ये, अच्छा खंड गा, खंड, अच्छा खंड खा यहाँ है, खंड खा में भी ऑप्शनल है, ठीक है, खंड गा में भी। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का, घर की वायरिंग के साथ मेन फ्यूज का क्या तात्पर्य है? आवश्यक परिपथ देकर, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, अच्छा ये वाला है। अपने घर में इस तरह से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है? ऐसे आपको एक बार पढ़ लेना है, फिर शुरुआत आपको करना है सबसे पहले। अब यहां पर आप देख सकते हैं खंड का है, ठीक है, और यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां दिया गया किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कह रहे हैं डिक्शनरी है, डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षर लिखे, उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? तो पहला आप ये बताओ, लेंस में कौन से लेंस का काम है? वस्तुओं को बड़ा करना। अवतल लेंस का काम है वस्तुओं को बड़ा करना, उत्तल लेंस का काम है वस्तुओं को छोटा करना। क्लियर। अब उत्तल लेंस में भी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर वस्तुओं को क्या किया जाता है? बड़ा देखा जा सकता है। और वो कौन सी कंडीशन है? जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, तब की सिचुएशन में ध्यान देना। यहां पर दिया गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। दूसरा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। अगला है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। देख रहे हैं, पूरी तरह से उलझाने वाला है। क्लियर। अब यहां पर आपको पता है, देखो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस, यानी कि छोटे अक्षर को आपको बड़ा देखना है। क्लियर। छोटे अक्षर को पढ़ते समय आपको क्या करना है? बड़ा देखना है। मैंने क्या कहा? उत्तल लेंस से भी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा दिखता है जब वस्तु को कहां रखा जाए? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाए। तो यहां पर ये कह रहे हैं एक उत्तल लेंस है, एक जगह 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिया गया और एक जो है अवतल लेंस में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी ले लिया गया, और यहां उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो सबसे कम फोकस दूरी वाला लेंस कौन सा है? आप देख रहे हैं उत्तल लेंस भी दिया गया, अवतल लेंस भी दिया गया है। अब उत्तल और अवतल में जैसे अगर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो वस्तु को कहां रखेंगे? फोकस दूरी के पहले प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो यहां पर क्या होगा? सी नंबर आपका सही होगा। क्लियर। बाकी जैसे आपको और डिटेल से समझना है तो आप चित्र के साथ समझिएगा। क्लियर है। इसको आप चित्र के साथ समझेंगे, पूरा रूल अप्लाई करेंगे तब क्लियर हो पाएगा। आगे, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश किरण हो। अब यहां पर बताना है, यहां पर ये क्या कह रहे हैं? एक पारदर्शी माध्यम है से प्रकाश दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रहा है। तो आप सबको पता है जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या तो अभिलंब से दूर हटेगा। अब क्वेश्चन है कब झुकेगा और कब दूर हटेगा। क्लियर है ये चीज। अब ये कह रहे हैं
आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान, यानी कि जो झुक रहा है, या अभी वहां से अभी हमें ये नहीं पता चल रहा झुक रहा है कि क्या हो रहा है, कह रहे अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है, तो क्या हुआ होगा, ऐसे समझो इसको। एक मान लेते हैं ये समांगी माध्यम है और ये यहां से गया प्रकाश और अपने सीधे मार्ग में ना जाकर ये विचलित हो गया। अगर ये वाला इस वाले केस में यहां पर एक अभिलंब हो जाता है, आपको पता है आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच देंगे, एक लंब खींच देंगे, वो क्या होगा अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण, और यहां ये करें आपतन कोण के कंपैरिजन में, है ना, आपतन कोण के, ये देखो कह रहे हैं अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है। अब अपवर्तन कोण का मान अगर ज्यादा करने के लिए आप किरण को अगर इधर कर दिए तब तो अपवर्तन कोण कम हो गया ना, समझ पा रहे हैं ना। अपवर्तन कोण अगर आप सीधा भेज दिए तब तो बराबर हो गया, सीधा तो जाएगा नहीं। तो अगर आप यहां पर अभिलंब से दूर हटा दिए, अपवर्तित किरण को क्या किए अभिलंब से दूर हटा दिए, तभी तो भाई अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण से ज्यादा हो पाया। अब बताओ कौन से माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, सघन से विरल जाने पर या विरल से सघन जाने पर। हाँ वेरी गुड, सघन से विरल में जब प्रकाश की किरण जाती है तब अपने मार्ग में ना जाकर अपवर्तन से दूर हटती है। अपवर्तन से दूर हटने की ही वजह से ये कंडीशन को फॉलो कर पा रही है कि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है, ज्यादा भी है ना, और आपतन कोण के कंपैरिजन में। मतलब अब बताइए कौन से आप शॉर्ट में एनालिसिस कर लिए, अब बताइए कौन सा सही होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अब बताओ इसमें क्या कोई तुक्का काम कर सकता है, मुझे ये बता दो। नहीं काम कर सकता है, इसलिए अभी भी टाइम है। साइंस में आपको न्यूमेरिकल पर कमांड बनाना होगा, न्यूमेरिकल पर, और इस तरह से जैसे प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन क्या डीपली पढ़ना होगा एक बार, अभी भी टाइम है। अगला देखिए दूसरा, तीसरा है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब याद आया कुछ चित्र में, ये आंख हो गया, यहां पर हो गया लेंस, मान लेते हैं। जब यहां से कोई वस्तु जाती है, इसका प्रतिबिंब इधर गया और इधर गया। अगर इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तब तो भाई कोई समस्या नहीं रहती है, कि रहती है कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन अगर रेटिना के आगे बन गया, जैसे अभी इस केस में देखोगे ये गया ये गया, इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन गया, देखो मतलब समस्या है। मान लो यही चीज हमने ऐसा किया, कुछ ऐसा हो गया, दोनों का कटान बिंदु कहां हुआ, रेटिना के पीछे बन गया, तब भी समस्या हो गया। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा, कुछ ऐसा किया गया कि बिल्कुल रेटिना पर ही कट रहा है, तब तो कोई समस्या नहीं। अब जब रेटिना के आगे बन जाए, रेटिना के निकट बन गया, तब निकट दृष्टि दोष। रेटिना से दूर बन जाए तब दूर दृष्टि दोष, और रेटिना पर बन जाए नो दोष, कोई दोष नहीं। समझ में आया। रेटिना से पहले यानी कि निकट बन जाए तब निकट दृष्टि दोष, रेटिना से दूर बन जाए तब दूर दृष्टि दोष, और रेटिना पर बन जाए तब नो दोष, मतलब कोई दोष नहीं होगा। बस दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना के पीछे। अब आप कभी भूलोगे नहीं। आगे देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब यहाँ कुछ चीजें होती हैं डायरेक्ट आपको याद करने वाली चीज है ना। अगला है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्राप्त हो रही। अच्छा एक चीज और, यहां तो आसान दे दी ओम, लेकिन ये फंसा भी सकते हैं। अब देखो प्रतिरोध कैसे बना है, तो V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आई हो सकता है। तो V का मात्रक है वोल्ट और I का मात्रक है एम्पियर। तो कभी कभी ये ऐसा भी दे सकते हैं, जैसे इनको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, इन्हीं को बोल सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर ना बोलकर इन्हीं को बोल दिया जाता है ओम। तो कोई जरूरी नहीं है ओम ही दे, ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है
तब आप ये कितना भी घुमाएंगे आप घूमोगे नहीं। अगर रटे हो प्रतिरोध का मात्रक ओम, और मान लो ओम ना देकर ऑप्शन में दे दिया वोल्ट प्रति एम्पियर, और ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया यहां पर वोल्ट प्रति एम्पियर, ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, और कोई नहीं, आप कहोगे ओम मीटर, गलत हो जाएगा ना, जबकि ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा गलत नहीं होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर किसी चालक में, अब यहां ओम सेंटीमीटर किसका मात्रक है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, लेकिन ओम प्रति सेंटीमीटर किसी का मात्रक नहीं होता है। ये वोल्ट विभवांतर का मात्रक या विद्युत विभव का मात्रक। आगे, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो आप इसमें कुछ करो मत, आई बराबर लिख दो 2 एम्पियर, आई बराबर लिख दो 2 एम्पियर। फिर कह रहे हैं 2 सेकंड में, यानी कि टी बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, यानी कि क्यू का मान बताना है। जैसे आप ये बनाओगे ना रफली, तुरंत दिमाग में आएगा क्यू बराबर आई टी, बस गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। 2 दूना 4, यानी कि क्या हो जाएगा 4 एम्पियर प्रति सेकंड। भाई क्यू बराबर आई टी है ना, क्यू बराबर आई टी है, सुनो ध्यान से, क्यू बराबर क्या है? आई टी, आई का मात्रक 2 एम्पियर और टी 2 सेकंड, तो 2 दूना 4 और एम्पियर इंटू सेकंड, सॉरी, अरे सॉरी बच्चा, एम्पियर इंटू सेकंड। अब इन्हीं एम्पियर इंटू सेकंड को ही बोल दिया जाता है कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलाम बोल दिया जाता है। बस अब देखो यहाँ कौन सा है, 4 कूलाम, समझे? यहाँ 1 कूलाम दिया गया है। अब तुम करो, मान लो लगाए, करो एम्पियर सेकंड को देने ना, गलत है, मतलब क्वेश्चन ही गलत, नहीं सही है वो, एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलाम बोलते हैं। वैसे भी आवेश का मात्रक कूलाम ही होता है, तो 4 कूलाम होगा। अच्छा, ये कभी गलत नहीं होगा, अगर आप इस तरह से एनालिसिस करते हो तो गलत होने का चांस ही नहीं। इसके लिए आपको बढ़िया अच्छे से पता होना चाहिए। और इन्होंने खंड का दिया है, देखिए उपखंड का, इसका मतलब ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर उपखंड खा में केमिस्ट्री से, उपखंड गा में बायोलॉजी से। अभी तीनों करोगे आपको पता चलेगा कौन सा पोर्शन अच्छे से तैयार है मल्टीपल चॉइस में। खैर यहां पर तो आप देख ही रहे हैं भाई, क्वेश्चन पर है ना। देखिए यहां पर स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में या स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? अब यहां पर आपको याद करना होगा कौन सा नियम है। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। याद करो, मैंने बताया भी था, स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताई जाती है। मैंने बताया था जब बाएं हाथ को इस प्रकार मोड़ा जाता है तो वही चीज है। अच्छा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी पूछा जा सकता है ना, मैक्सवेल। अब जब आप डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन करेंगे तब आपको अगर आवश्यकता लगी दाएं हाथ के नियम तो उसे भी पढ़ लिया जाएगा। अभी हम लोग बाएं हाथ का नियम पढ़े रखे हैं, ओम का नियम पढ़े रखे हैं, 2 अभी बाकी है। वैसे मैक्सवेल कार्क स्क्रू का नियम हो, स्क्रू वाला, ये बहुत आसान, लेकिन आवश्यकता लगेगी ये भी पढ़ लिया जाएगा। आगे यहां देखते हैं, ये करें विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत लिखिए। अब यहां पर इसको कैसे करना है, स्तंभ ए में दिए गए, स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलन कर सही विकल्प चयन कीजिए। यहां पर देख सकते हैं आप दिया गया है। अब इसको कैसे करना है, देखो इसको करने के लिए आप देखो यहां पहला वाला ये किसका है, इनमें से प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक भी होता है, इसी तरीके से बनता है। तो मतलब 1 का तीसरा आप ऐसे यहीं पर रफली लिख दिया करो, 1 का तीसरा पेंसिल से, 1 का तीसरा रफली एकदम, है ना। और ये वाला जो है आमीटर है, ठीक है, यानी कि 2 का चौथा। अब देखो 1 का तीसरा 2 का चौथा, 1 का तीसरा 2 का चौथा। आप पूरा ऑप्शन मत एनालिसिस करो, देखो ध्यान से समझो, 1 का तीसरा 2 का चौथा, 1 का तीसरा 2 का चौथा गलत दे दिए, 1 का तीसरा 2 का, अरे गलत दे दिए, 1 का तीसरा गलत दे दिए, मतलब यही होगा, ये होगा, आपने पूरा किया ही नहीं।
समझे? तो ये भी है। आपको दो तो कंफर्म है ना? बस हो गया, फिर 3-4 अपने आप कंफर्म हो जाएगा। एक तरीका ये भी होता है। क्लियर? अब यहां पर देखिए, ये जो है कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पूछा गया, कहां से? फिजिक्स से। अब आ गया उपखंड खा, यानी कि केमिस्ट्री का पोर्शन। देखते हैं यहां पर, यहां कह रहे हैं FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड प्लस 2H2O यानी कि जल, और प्लस इसमें करें इनमें से और क्या मिला दिया जाए कि ये समीकरण संतुलित हो जाए। संतुलित करना है, नहीं समझे? ये कह रहे हैं y की जगह क्या रख दिया जाए कि ये सब बात बराबर हो जाए, संतुलित हो जाए। आप दिमाग लगाओ, Fe 2 बार है, Fe 2 बार है, Cl 3 दूनी 6 बार है, यहां पर 2 दूना 4 और 2 6 पूरा है। H 2 दूना 4, यहां पर 2 इधर 2 इधर। O 2 बार है, O 2 बार है, इधर O हो गया 4 बार, O हो गया 4 बार। क्लियर? इधर 2 ही बार है तो O 4 बार, हमें O कितनी बार की आवश्यकता है? 2 बार। चलो हम इसको चूज किए। S इधर नहीं है, इधर आ गया, तो हम इनमें से क्या ऑप्शन किसको उठाकर रखें? SO2 को। भाई यहां पर अगर SO2 को उठाकर रखेंगे तो पूरा हो गया, S भी पूरा हो गया, बस आसानी से हो गया। समझे? ये भी तरीका होता है करने का। कुछ लोग देखते ही पागल हो जाएंगे, यार अब इसमें क्या रखे हैं, हमें यही नहीं आता था हमेशा। अरे कुछ नहीं करना है, ये बोल रहा है कि भाई क्या रख दिया जाए इसकी जगह कि बात बराबर हो जाए, संतुलित हो जाए। आगे देखिए, दुर्बल अम्ल कौन है? अब मैंने बताया था अम्ल 2 प्रकार का होता है, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में 3 का नाम बताया था, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट का अम्ल भी कहते हैं। ये तीनों तो प्रबल में है, तो HCl क्या है? दुर्बल में। अब ये भूल जाओ इसका नाम क्या है, अरे हटाओ, वहां टिक करना है ना। जब ये तीनों प्रबल, 4 में से एक तो ऑप्शन सही करना है ना। ये तो कंफर्म है भाई तीनों प्रबल है, तो ये लगाओ। क्लियर है ना? HCl। अगले यहां नेक्स्ट, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, या यौगिक जल में विलय है, या तत्व क्या हो सकता है? अब बताओ भैया। एक तो आप क्वेश्चन देखते ही आपका हालत खराब है। यहां अगला देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वो यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है? अब देखो इसका 2 तरीका है। यहां करें, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। अब यहां पर कौन सी धातु है? एक तो ये है कि भैया पूरा एकदम यार दिमाग का दही कर दो अपना, और एक ये है कि कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा में कौन जल में घुलनशील है? ऑक्सीजन। अरे कैल्शियम, कैल्शियम। अब इसको तुरंत अप्लाई कर दो कि कैल्शियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाया गया, यहां पर 2 हो गया, संतुलित करने के लिए बस। और कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना है, उच्च गलनांक वाला यौगिक भी बन गया। बिल्कुल ए ऑप्शन सही। क्लियर है? अगला यहां देखिए, किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? अगर अब याद होगा आप लोग को, मैंने कीटोन समूह का स्ट्रक्चर बताया था। कीटोन समूह में होता है CO। कीटोन समूह में क्या होता है? CO। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या होगा बताइए? ध्यान से देखोगे तो इसका मिलेगा तुम्हारा HCHO मिलेगा, इसका मिलेगा CH3CHO मिलेगा। यहां पर अगर ध्यान दोगे CH3COOH, नहीं CH3COOH है ना, और यहां CH3COCH3। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर आप याद किए होगे तो, क्योंकि मैंने पूरा क्रियात्मक समूह के साथ बताया, मैंने बताया था CHO का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है CHO, ये एल्डिहाइड का है। क्लियर? तो ये तो हो गया एल्डिहाइड का अल वाला। ये तुम्हारा COOH का ये है,
ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहां पर आप देख सकते हैं CH3 ये हो गया मेथिल, CH3 ये हो गया मेथिल, तो मेथिल मेथिल तो अलग केस हो गया ना। तो क्रियात्मक समूह कौन नजर आया? CO। एक तो ये आप सीधा पहचान सकते हैं, क्लियर है। लेकिन हाँ, आप पढ़े थे क्रियात्मक समूह CO का, कैसे आप पढ़े थे? इस तरीके से, इस तरीके से, ये आपने पढ़ा था, तुरंत आप अप्लाई कर दो ना। कार्बन से 2 निकला था, यहां भी एक कार्बन से CH3 ऐड है, एक कार्बन से CH3 है, दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन ऐड है, यहां रख दो CH3 CH3। लेकिन ये भी चालाक है, अगर ऐसे लिखेंगे तुरंत आप पहचान जाओगे, समझ पा रहे हो ना? ऐसे लिखेंगे तुरंत पहचान जाओगे, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा कि आपको दिक्कत, समझे? ये D नंबर होगा। चालाकी करो, और ये चालाकी तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन करने शुरू करोगे। तो अब देखो, अभी तक आपने कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ा था, अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मॉडल पेपर में देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन ऐसे आएगा और कैसे करना है, कैसे दिमाग लगाना है, ये भी आपको पता चल रहा है। इसी तरीके से मान लो आपने 2-4 मॉडल पेपर सॉल्व किया तो आपकी आदत बन जाएगी, ऐसे एग्जाम में भी सोचने की आदत बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे यहां देखिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। अब ये चीज, हाँ, इसे कहते हैं डायरेक्ट, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ ये दिमागी वाला नहीं है, अगर याद है तभी हो पाएगा, है ना, नहीं तो गया काम से। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या इसका सूत्र भी लिख सकते हैं CaOCl2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl फिर Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका IUPAC नेम क्या है? तो IUPAC नेम के लिए याद करो, मैंने बताया था पूर्व लग्न, फसल में बरई, मतलब फ्लोरो, F से फ्लोरो, Cl से क्लोरो, B, R से ब्रोमो, I से आयोडो, है नहीं। दूसरा मूल शब्द खोजना है, कार्बन 1 2 है, तो 2 से क्या बना? एथ, 2 से क्या बना? एथ। जनरली क्या लगता है? एन हो गया। फिर COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल निकलता था, बस एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो गया कि नहीं? कितना आसानी से। तो ये है, यानी कि अभी तक जो आप पढ़े हो, ये मत सोचो यार फालतू मैंने पढ़ रखा है, अरे बहुत उसका बेनिफिट है भाई, आप देख ही रहे हैं किस तरह से। आगे देखिए, अब यहां पर बायोलॉजी का रिलेटेड, यानी कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री का नंबर खतरे में रहता है, ध्यान देना इधर, फिजिक्स केमिस्ट्री का नंबर खतरे में ही है। आपने देखा 13 क्वेश्चन, अगर दिमाग लग गया तो 13 में से 13 भी सही होने वाला है, दिमाग नहीं लगा हो सकता है 13 में से 3 ही सही हो, 10 फरार हो जाए, क्लियर हो सकता है भाई, पंगा ही हो जाए सारा, क्लियर है, इसलिए आपको मेहनत करना है। आगे देखिए, अब यहां पर बायोलॉजी का है, अब बायोलॉजी में सीधा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सुकून मिलता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में, पत्ती में, तने में, पुष्प में, पत्ती में होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कंफर्म करो, बताओ किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका काफी लंबा प्रोसेस था, रिवीजन तो होगा नहीं, यही हाल होगा फिर। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, पूरी होती है ना। पिट्यूटरी हार्मोन को स्रावित करता है कौन? हाँ, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, इसी को पीयूष ग्रंथ कहेंगे। आगे अब देखिए, मेंडल के अनुसार, हाँ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या है? कैपिटल टी, बढ़िया है, कुछ सुकून मिल रहा होगा। हाँ, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय वाला भाग फल में बदलता है, बीजांड वाला भाग बीज में बदलता है, ठीक है। आगे यहाँ पर कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास। अब यहाँ बताइए, घास, बकरी, मानव। घास,
है ना। घास को खाया जाता है बकरी के द्वारा, बकरी को खाया जाता है मानव के द्वारा। तो बिल्कुल सही है, मानव को खाया जाता है शेर के द्वारा। ठीक है, तो ये सही है, आहार श्रृंखला का निर्माण है। जैसे हर बाप का बाप, घास को बकरी खा रही तो बकरी को भी खाने वाला मानव, मानव को भी खाने वाला है। यहाँ खैर नहीं है। घरों के कचरे में होता है, अब बताऊं घरों के कचरे में क्या होता है? अजैव निम्नीकृत निम्न करणीय प्रदूषक, जैव निम्न करणीय प्रदूषक, हाइड्रोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक। बताओ समझ में आया? तो 20 क्वेश्चन में से देखो ज्यादा जो पाने का पॉसिबिलिटी है कहां से है? लेकिन बायोलॉजी से कुल 7 ही क्वेश्चन पूछा गया, केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछ ले गए, नहीं 1 मिनट, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछा गया और फिजिक्स से 7, 7 6 13 और बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन, मतलब तीनों आपको बनाकर चलना होगा। अब यहां पर कह रहे हैं खंड बा, क्लियर है? अब किसकी बारी आ गई? खंड बा। और ये कह रहे हैं उपखंड आ, खंड बा का उपखंड आ, यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड। आप देख सकते हो फिजिक्स से कितने नंबर का क्वेश्चन? 4 4 8 4 3 12 और 12 6 18, बस नहीं नहीं 12 6 18 और 18 7 25, अगर ऑप्शनल मिला लो तो। बाकी यहाँ 18 नंबर का पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ करें, घरों की वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य है? आवश्यक परिपथ देकर स्पष्ट कीजिए। मतलब जिसको तुम हल्के में लिए थे ना, वादा वादा करके नहीं पढ़ोगे, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। आप कहोगे यार कुछ तो पढ़े हैं, 4 नंबर में पूछ रखा है, अब क्या लिखोगे आपको पता ही है। क्लियर? देखिए यहां पर पहले का आंसर दिया गया फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है, मतलब इसको सुरक्षा के लिए लगाया जाता है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा करती है। मतलब फ्यूज का काम कब होता है? जब शॉर्ट सर्किट होती है, लघु पथन होता है। शॉर्ट सर्किट को लघु पथन बोलते हैं, है ना। या जो ओवरलोड की स्थिति में ये सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है? किसी केबल अथवा तार में उसकी वहन क्षमता से अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो तार गर्म हो जाता है। ध्यान देना, विद्युत फ्यूज कैसे कट जाता है। या देखे होगे घर में जैसे बहुत तेज लाइट आ जाती है तो विद्युत फ्यूज कट जाता है, निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? किसी केबल या तार में उसकी वहन क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो तार गर्म हो जाता है और उसका अचानक आवरण पिघल कर जलने लगता है, जिससे भवन में आग भी लग सकती है। अब इसका बढ़िया एग्जांपल मैं दूं, जो 10 रुपए वाला बल्ब आता था पहले 100 वाट का, देखे होगे, जब लाइट तेज आती थी तब वो निकल जाता था, ज्यादातर केस में निकल जाता था, लटक जाता था, और ज्यादातर केस में देखे होगे बल्ब फूट भी जाता था। बल्ब फूट जाता था यानी कि वही चीज जिससे भवन में आग भी लग सकती थी, जल जाता था एकदम। वो जो कांच का आवरण था वही फूट जाता था, इतना ज्यादा वो टेम्परेचर हाई हो जाता था, है ना। अब देखिए ऐसी स्थिति में फ्यूज क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है और स्वयं पिघल कर टूट जाता है, मतलब धारा का डिस्कनेक्ट कर देता है, तो आग वाग लगने से बचा रहता है। क्लियर है? या आप लोग देखे होंगे घर में लोग फ्यूज वाला वही निकाल देते हैं तो पूरा धारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक मिट्टी का बना हुआ रहता है फ्यूज सा, ठीक है। फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है और स्वयं पिघलकर टूट जाता है और परिपथ में से वैद्युत धारा का प्रवाह समाप्त कर देता है। ये काम करता है, फ्यूज पिघल जाता है ना, और टूट जाता है और परिपथ में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता था उसका समाप्त हो जाता था। फ्यूज युक्त में प्रयोग किया गया तार निम्न गलनांक वाली धातु का तार है। अब फ्यूज के रूप में तार ही प्रयोग किया जाता है जो निर्धारित मान से अधिक, है ना, वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्वयं पिघलकर टूट जाता है और केबल्स को अचानक पिघलने एवं उसमें आग लगने से बचा लेता है। ये बहुत फायदा होता है,
है ना। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कहां विद्युत फ्यूज लगा रहता है बोर्ड में, रुकिए मैं दिखाता हूं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ये वाला पोर्शन ये विद्युत फ्यूज है, ये चीज आप देख सकते हैं ये विद्युत फ्यूज है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं ये विद्युत फ्यूज कुछ इस तरह से युक्त होती है, विद्युत बल्ब ये बैटरी यहां पर फ्यूज वाला लगा रहता है, ये फ्यूज वायर के रूप में। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट का दोष देखने में, मतलब निकट की तो वस्तुएं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। आइए देखिए यहां पर करें, इस दोष से पीड़ित मनुष्य को पास यानी कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यहां पर अब ऐसे समझ लो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखती, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखती, मतलब दूर की दिखती हैं। हाँ सही है, यही है। निकट दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखती हैं। ये करें, एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात और दूर की वस्तुएं देखो प्रदीप चाचा घर बाहर ऐसे ये दिखती है ना, परंतु जो है एक निश्चित दूरी की, यहाँ नेत्र का दूर बिंदु जो अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में। अब यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं, इस सिचुएशन में या इस दोष में नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बनता है। वही चित्र बनाकर यहां लिख दीजिए। चित्र में अनंत से आने वाली किरणें इस तरह से पटल पर, दृष्टि पटल पर फोकस ना होकर, दृष्टि पटल का मतलब रेटिना, रेटिना पर फोकस ना होकर दृष्टि पटल के पहले ही बिंदु यानी कि P पर यहां फोकस हो गई हैं, इसलिए दृष्टि पटल पर अस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब बताओ जब पहले ही बन गया है ना। आगे यहां पर देखिए इसका कारण क्या है, तो इस दोष के दो कारण है। अच्छा ये पूछा जाता है बहुत, निकट दृष्टि दोष की कारण और दूर का। दो कारण है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, और दूसरा है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। अब निवारण कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे ये किरणें नेत्र पर अपवर्तित होकर, है ना, नेत्र पर अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु R पर मिल जाती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को स्पष्ट, है ना, नेत्र को वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं इस तरह से। अब होता क्या है देखो, ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस का काम है वस्तुओं को बड़ा करना। तो यहां समांतर आई और ये क्या की, मान लो अगर वैसे समांतर जा रही थी तो प्रकाश यहां जाता, वैसे अगर समांतर जाता, अगर ये नहीं होता तो ये लेंस तब सीधा जाता और यहां पर जाता, ये आगे ही कट जाती। समझ पाए भाई, ये अनंत से आ रही है, अगर ये अवतल लेंस इसके पहले नहीं लगाया जाता तब ये सीधा जाता है और यहां उत्तल लेंस की वजह से ये क्या होती, ऐसे झुक जाती। सेम यहां पर ये सीधा जाता, उत्तल लेंस की वजह से ये आपस में जहां कटती यहां कट रही है। ठीक, रेटिना पर नहीं बना इसलिए निकट दृष्टि दोष हो गया। अब ऐसा कुछ करना है कि ये मान लो यहां पर मतलब थोड़ा दूर जाए और उसकी वजह से जब ये दूर दूर होकर जाएंगी तो रेटिना पर ही जाकर कट जाएंगे। तब क्या किया गया, अवतल लेंस लगाया गया, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाती है। तो यहां समांतर जाने वाली प्रकाश किरणों को ये क्या की, यहां फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ये फैला दी। इधर समांतर जाने वाली, समझ पा रहे हैं ना, यहां पर है। अब जब यहां से जाएंगी तो भाई जब यहां से थी तब नजदीक कटी, जब यहां से किया गया तो ये सीधा कटान बिंदु कहां हो गया इनका, रेटिना पर। इस प्रकार दोष दूर हो गया। तो जो निकट दृष्टि दोष का निवारण हम
किसकी हेल्प से किए? अवतल लेंस की हेल्प से किए। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस का काम है वस्तुओं को आवर्धित करना, बड़ा करना। क्लियर है? इसलिए पूछा भी जाता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया। अब ये बताओ, अब आंख में थोड़ी अवतल लेंस लगा दिया जाता है, मतलब आंख के सामने चश्मे में अवतल लेंस ना। अब कोई भी प्रकाश की किरण जाएगी, पहले कहां टकराएगी? चश्मे में। चश्मे के अवतल लेंस से ये प्रोसेस होगा, फिर आंख में उत्तल लेंस से ये प्रोसेस होगा। तो फाइनली वस्तु का प्रतिबिंब चश्मे में उपस्थित किसकी हेल्प से? अवतल लेंस की हेल्प से वो रेटिना पर बनने लगेगा। समझ में आया? अगला यहां पर देखिए, अपने घर के परिपथ में विद्युत फ्यूज की उपयोगिता को समझाइए। फिर से आ गया विद्युत फ्यूज, है ना। और विद्युत फ्यूज का तार सामान्य तार से कैसे भिन्न होता है? एमसीबी को विद्युत फ्यूज की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है? जैसे विद्युत फ्यूज एक है, लेकिन आजकल विद्युत फ्यूज के कंपैरिजन में किसका ज्यादा उपयोग किया जाने लगा? एमसीबी। आदमी कहता है एमसीबी गिरा दो, मतलब विद्युत फ्यूज भले ना काटो, एमसीबी गिरा दो, या एमसीबी गिर जाती है। आप लोग देखे होंगे जब बहुत ज्यादा, तो विद्युत फ्यूज भले ना काम करे लेकिन एमसीबी काम कर जाता है। तो क्यों दी जाती है समझते हैं। देखिए, कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि बिजली के तार एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब हो जाता है शॉर्ट सर्किट, लघुपथन। लघुपथन का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस कारण उपकरणों में धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का तुरंत इंबैलेंस हो जाता है, और इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि उपकरणों के जल जाने का भय भी रहता है। तो परिपथ के इस दोष को दूर करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत फ्यूज कहते हैं। उस युक्ति को कहते हैं विद्युत फ्यूज कहते हैं। सामान्यतया फ्यूज तार मिश्र धातु, तांबा का, टिन का या शीशे से निर्मित होता है, जिसे चीनी मिट्टी के बने होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनलों के मध्य लगाया जाता है। चीनी मिट्टी, मिट्टी वाला जो रहता है। आगे चलते हैं यहां पर। तो फ्यूज का तार किससे बनाया जाता है? मिश्र धातु, तांबा, टिन और शीशे से निर्मित होता है, और इसको चीनी मिट्टी के बने होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनलों के मध्य लगाया जाता है। अभी इतना क्लियर है? अब देखिए एमसीबी वाला, एमसीबी की विद्युत फ्यूज की तुलना में कुछ निम्न उपयोगिताएं हैं। एमसीबी का पुनः उपयोग किया जा सकता है, जबकि फ्यूज तार को पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अगर फ्यूज तार खराब गया, जल गया, तो दोबारा लगाना पड़ेगा। एक तो समस्या ये है, जबकि एमसीबी में गिर गया, उठा दी, हो गया काम। क्लियर है? दूसरा, एमसीबी फ्यूज की तुलना में परिपथ में प्रवाहित अधिक वैद्युत धारा मात्रा के लिए तुरंत सक्रिय हो जाता है। मतलब एमसीबी ज्यादा सक्रिय होता है विद्युत फ्यूज के कंपैरिजन में। मतलब विद्युत फ्यूज बहुत ज्यादा होगा तभी एमसीबी क्या है, थोड़ा सा अगर डिसबैलेंस हुआ तो उनका बाइक गिर जा, जान बचा, मालिक की जान बचाओ, है ना। एमसीबी लगाना फ्यूज लगाने की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, उठाने में भी। अब विद्युत फ्यूज में रिस्की है भाई निकालने में। आगे यहां देखें, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा समझाइए, नहीं दर्शाइए, जब वस्तु अनंत पर हो। और अब जब वस्तु अनंत पर हो, इसको चित्र के द्वारा समझाकर लिख दिए, 3 नंबर मिल गया। फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, चाहे ये करो अथवा करके दूसरा दिए। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, यानी कि सूत्र का वेरिफिकेशन करना है, सूत्र को सिद्ध करना है। अब दोनों में से एक करना है, 6 नंबर का है, ये भी 6 नंबर का है। यहां पर देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी तो सबसे पहले आपको चित्र बना देना है। ये उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस द्वारा बनाना था। ये प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रथम फोकस है, द्वितीय फोकस है। इस तरह से जब वस्तु अनंत पर रखी है तो पहला रूल इन्होंने लगाया, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाला सीधा अपनी मार्ग में चला जाता है बिना विचलित हुए। दूसरा, प्रथम फोकस से जाने वाला, है ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, दोनों का कटान बिंदु यहां है। तो बस अब ये आप ऐसे दिखा दो
नामकरण कर दो। अब जो जो आपने किया है पूरा एकदम, हाँ ऐसे लिख दो। चित्र में, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, वस्तु ए बी अनंत पर स्थित, ठीक, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित है, ठीक है। अतः अनंत दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें एक दूसरे से क्या होंगी? समांतर होंगी। एक दूसरे के समांतर होंगी। एक किरण जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से होकर आती हैं, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर दूसरी किरण जो प्रथम फोकस F1 से होकर आती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये वाला है, क्लियर है। अगला फिर यहां अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें बी डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। पूरा लिखना है, जैसे बी डैश पर एक दूसरे को काटती है। बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश ही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब। क्लियर। जहां से स्पष्ट है कि इस प्रकार अनंत से रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है। बस इतना करोगे 3 नंबर मिल गए। आगे यहां देखिए, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा लेंस के बीच में हो अथवा वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में स्थित हो, तब क्या होगा? अब यहां पर पहले दिखाओ, उत्तल लेंस बना दो। ये प्रकाशिक केंद्र है, वस्तु को कहां रखना है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। पहला नियम, समांतर से जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः अपने रास्ते में बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। दूसरा, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि तीर घाट तो इसलिए इन दोनों को पीछे बढ़ाने पर ये बी डैश पर एक दूसरे को कट करती हैं। जहां से स्पष्ट है कि उत्तल लेंस के सामने सी और एफ के बीच वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आभासी वस्तु की ही ओर सीधा बनता है। क्लियर है? बस हो गया। अब इसी चीज को पूरा नाटक नौटंकी करनी है। देखिए यहाँ चित्र में ए बी, माना ए बी वस्तु है, उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र सी और प्रथम फोकस F1 के बीच रखी है। वस्तु के बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण बीई लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस F2 से होकर सीधी चली जाती है। दूसरी किरण BC लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से होकर सीधी चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें अपसारी हो जाती हैं और पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर बिंदु बी डैश से पर जो है बी डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः बिंदु बी डैश पर बिंदु बी का आभासी प्रतिबिंब बनता है। बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश है, जो कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। बस हो गया, समझ में आया? अब अथवा करके जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा आपको लग रहा था आसान है, अभी पता चले। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को क्रमशः इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से संबंधित रहे। इस प्रकार के संयोजन में धारा के लिए एकल नहीं केवल धारा के लिए केवल एक मार्ग रहता है, जिससे कभी प्रतिरोधों में धारा समान बनी रहती है। फिर आप ये दिखाओ, जैसे R1 फिर R2 फिर R3 ऐसे। अभी माना R1, माना प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर श्रेणी क्रम में एक लाइन में है और इनमें चित्र के अनुसार धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 हो तो ओम के नियम से V1 IR1 V2 IR2 V3 IR3। माना बैटरी का विभवांतर V है तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर सारे V1 V2 सबका मान लिख दो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन है, I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 1 V बराबर, यदि R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से V बराबर IR।
दूसरा समीकरण होगा, 1 और 2 से, है ना, भी शहीद हो जाएगा। तब क्या है, आई आर बराबर इतना, आई आई कैंसिल, तो आर बराबर यही तो है, प्रतिरोधों का संयोजन, सिद्ध हो गया, है ना। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है ना। अतः श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा बहती है, R1 R2 R3 सब में समान धारा बहेगी। सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। समझ में आया। अब यहां पर देखिए खंड खा, जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन, यहां पर देखिए यौगिक की संरचनाएं चित्र के साथ लिखिए, चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, मतलब पहले इसका सूत्र लिखो, फिर इसको संरचनात्मक सूत्र लिखो। ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल या हेक्सेनल, ये आईयूपीएसी नेम में है। अब यहां अगला, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समअवयवी संभव हैं? अच्छा बताते हैं, एक एक नंबर का है सब। अब यहां पर देखिए एथेनोइक अम्ल का इन्होंने सूत्र लिखा। अब आप कैसे लिखोगे ध्यान दो। देखो यहां पर एथ है, तो एथ से क्या याद आया, C2, तो एथ से हो गया C2 हो गया। अच्छा आईयूपीएसी नेम में लिखा गया है, तो जो एन के लिए बनता है एल्किल वाला बनता है एक्चुअल में, क्योंकि मैंने बताया था आर के साथ हमेशा क्रियात्मक समूह आता है। आर के साथ क्या आता है, क्रियात्मक समूह आता है। यहां पर क्रियात्मक समूह क्या है, COOH, COOH हो गया। और आर मतलब होता है CnH2n + 1। आर का मतलब क्या होता है, CnH2n + 1 होता है ना। अब यहां हमें पता चल गया है कि कार्बन कितना है, H से पता चला 2 है। जब 2 है तो एक तो पहले हो गया, एक ही चाहिए, तो यहां 1 रख दो, तो C1, 2 1 के 2 1 3, यानी कि CH3 COOH बन गए कि नहीं। देखिए तो यहां पर क्या आया, C2H3, नहीं CH3, क्योंकि C2 क्यों नहीं किया गया, ऑलरेडी C मिल गया। बस अब इस तरह से आप सूत्र बना सकते हैं। कुछ तरीका समझ में आया। इसके बाद अब इसका संरचनात्मक सूत्र मैंने बताया था, यहां क्रियात्मक समूह का आप संरचनात्मक सूत्र आप लोग याद किए हो, मैंने याद करवाया था सब पूरा COOH, फिर उसका संरचनात्मक सूत्र भी था। अगर नहीं कमांड बनाओ जाकर उसे प्रैक्टिस कर लो। ओके, फिर COOH का हो गया तुम्हारा सीधा COH, और यहां पर हो गया O। क्लियर है। फिर यहां CH3 का क्या बनेगा, यहां देखो कार्बन का 4 हो गया, फिर 1 2 3 4, यहां लगा दो H H H बन गया CH3 और COOH। समझ में आया। इस तरह से बन गया आपका। दूसरा ब्रोमोपेंटेन, तो याद है ब्रोमो से ब्रोमीन, तो ब्रोमीन कहीं लगा दो, यहां लगा दिए। पेंट से क्या याद आया, 5। एन से क्या याद आया, एल्केन, यानी कि एल्केन का मतलब CnH2n + 1 2 +2। आप कहोगे अब +1 वाला क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसके साथ अगर कोई क्रियात्मक समूह होता, जैसे मान लो होता ब्रोमोपेंटेनल, तब यहां +1 वाला करते। याद रखना, अगर कोई क्रियात्मक समूह रहे तब R वाला +1 करेंगे, क्रियात्मक समूह ना हो तब +2 करेंगे। बस अब रख दो। अच्छा पेंट 5 बनेगा, तो क्या हो जाएगा C5 और 2 दूना 4, नहीं 5 दूना 10, या 2 पंचे 10 2 12, C5H12 और यहां Br। अब इसको ब्रेक कर दो, C को 5 बार, 1 2 3 4 5, और यहां Br बैलेंस ही पूरा कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है, समझ में आया। बस हो गया इस तरह से आपको। अब यहां पर आप अलग अलग इसको लिखो, CH3 CH2 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 Br। समझिए ये कैसे आया, CH3 CH2 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 Br। समझ पाए। इस तरह से इतना करोगे 1 नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2 नंबर चाहिए क्या, यहां देखो ब्यूटेनॉन। अब यहां ऑन से याद आया ओन याद आया, यानी कि तुरंत आपके दिमाग में आया कि यहां पर हम रखेंगे CnH2n + 1 वाले।
+1, क्योंकि इसके साथ क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूट कितने से बनेगा? 4 से बनेगा। ब्यूट कितने से बनेगा? 4 से बनेगा। जब 4 से बनेगा तो यहां कौन सा क्रियात्मक समूह है? ऑन। ऑन का मतलब CO, बस यही बनेगा। ब्यूट कितने से बनेगा? 4 से। तो एक तो ऑलरेडी इसके पास है, यानी कि 3, तो C3। C4। अरे भैया, एक तो ऑलरेडी C है ना, क्रियात्मक समूह वाला C हो गया एक। तो C3 और 2 थे 6 7, C3H7CO। अब इनको जब ब्रेक करेंगे तो कीटोन का क्रियात्मक समूह बताया गया था तुम लोग को कैसे ब्रेक किया जाएगा। कीटोन का बताया गया था कि कीटोन जो है ये चीज होता है ऐसे, चाहे ऐसे करो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्रियात्मक समूह। अब बस कार्बन कितना होना चाहिए? 3 और 3 और होना चाहिए। तो एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, समझ पाए? एक इधर लगाए गए, एक इधर लगाया गया, लेकिन कार्बन कुल मिलाकर 4 होना चाहिए। 1 2 3, एक यहां लगा दो। लो भैया, अब कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आया? H लगा दो, H H H H H H H H, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CO CH3। ये तो बना CH3 CH2 CO CH3। अब इसका संरचनात्मक सूत्र लिख दो, ये तो है ही, समझ में आया? इसी तरह हेक्सेनल, 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 नल से याद आया अल, अल का मतलब CHO, अल का मतलब CHO, तो इसके साथ क्रियात्मक समूह R लगेगा। और R का मतलब क्या है? CnH2n+1। हेक्स कितने से बनेगा? 7। हेक्स 6 से बनेगा। एक ऑलरेडी है, एक ऑलरेडी है, यानी कि 5। तो C5 का मतलब C5 और 2 पंचे 10 1 11, C5H11 CHO। क्लियर है? अब बस इनका बना दो CHO का। अब क्रियात्मक समूह का संरचनात्मक सूत्र आपको तैयार करना होगा। तो CHO का होगा COOH। बस बाकी कार्बन कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5, बैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। लगा दो HH, तो इधर क्या हो जाएगा? CH3। अगर H हम लगाते हैं, H वैसे लगाया है, तो क्या हुआ? CH3, फिर यहाँ H लगाएंगे CH2, फिर H लगाएंगे CH2, फिर क्या होगा? CH2, फिर क्या होगा? CH2 और आगे CHO। तो क्या हुआ? यही तो बना CH3 CH2 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 CHO, CH3 CH2 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 CHO। कितना आसान हो गया कि नहीं? क्लियर है? आगे करें, ब्रोमोपेंटेन का आपने संरचना दिखाया। ये करें, ब्रोमोपेंटेन C5H11Br के निम्न संरचनात्मक समा अवयवी संभव हैं। इसको हम एक तो ध्यान से समझना, जैसे ब्रोमोपेंटेन है Br। अब आप बताओ, जैसे जब आप इसको बनाते हो CH3 CH2, इसका सूत्र ये तो बनेगा भाई, क्या बनेगा? CH3 CH2 और CH2 और CH2 और CH3 CH2 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 कितना? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो गया। फिर यहाँ CHO। अब बताओ, यहाँ ध्यान से समझना, प्लस ब्रोमो है, प्लस क्या है? ब्रोमो है। अब ब्रोमीन को हम यहां भी लगा सकते हैं। जब यहां लगाएंगे तो ये कार्बन 1, नंबरिंग करो कार्बन का, कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 4 5। जब यहां अगर लगाते हैं तो क्या होगा? 1 ब्रोमोपेंटेन। अगर यहीं पर बगल लगा देंगे तो हाँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ CH2 करो भाई, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोपेंटेन। मान लो इसको 3 के पास लगा दिए तो 3 ब्रोमोपेंटेन। मान लो 4 के पास लगा दिए तो 4, 5 के पास लगा दिए तो बिल्कुल है।
समझ में आया? ये समझ में आया? संरचनात्मक समअवयवी संभव हैं, और कैसे आपने ये भी देखा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर का है। फिर अगला जो पूछा गया है यहाँ पर, ऐसी कौन सी धातुएं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, कारण भी लिखिए। अगला है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया दीजिए। अभिक्रिया लिखिए। इतना आसान नहीं है केमिस्ट्री बच्चा, ध्यान देना, आपको पता चल रहा होगा, मॉडल पेपर सॉल्व करते हुए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए समजातीय श्रेणी सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की वो श्रेणी होती है जिनमें समान प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है। समान प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है जिसके बनाने की विधियां लगभग समान होती है ना। गुणों में समानता होता है, कर्मिक परिवर्तन होता है, जिनके 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। इस बेस पर मैंने बताया था ऐसी श्रेणी जिनमें CH2 का अंतर रहे, और 14 है ना यहाँ वायुमंडलीय अणुभार का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे एल्कीन श्रेणी CnH2n से बनेगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन, समझ रहे हैं। इसी तरह एन से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, समझ पा रहे हैं। तो सब में CH2 का अंतर है, देख सकते हैं आप। अच्छा ये पूरा मैंने बनाने का तरीका बताया आप लोग को। आगे गोल्ड AU। अब दूसरे का जो आंसर था गोल्ड सोना, प्लेटिनम यानी कि PT। गोल्ड का सिंबल AU, प्लेटिनम का सिंबल PT और क्रोमियम का सिंबल Cr। ये ऐसी धातुएं है ना, इन पर सरलता से जंग नहीं लगते, ध्यान देना। ये ऐसी धातुएं इन पर आसानी से जंग नहीं लगता है क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक कम होती है। याद रखना किस पर आसानी से जंग नहीं लगता है, सोना और ये सोना यानी गोल्ड, प्लेटिनम PT और क्रोमियम आदि ऐसी कई धातु। अगला जो है था कॉपर वाला। कॉपर को या जब कॉपर पर सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश किया जाता है तब होता क्या है, यहां पर कॉपर के साथ नाइट्रेट आ जाता है, यानी कि कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और प्लस सिल्वर को अवक्षेप के रूप में निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। 4 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का। फिर अगला है ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। उपचयन क्या है, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। अपचयन क्या है, अब यहां पर 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये और बाकी 4 नंबर का, या तो ये करो 6 नंबर में या भैया ये करो 2-2 नंबर का फुटकर में। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। यहां देखिए, यहां पर ये सॉल्यूशन के बेस पर करवा रहे हैं। जैसे HNO3 है ना 2 रेशियो में। अभी आप लोग ये बैलेंस करना नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन से, बाकी यहां पर तो ऑलरेडी सॉल्व है। HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करेगा तब यहाँ क्या होगा, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। NaOH 2 रेशियो में H2SO4, ये बनता है Na2SO4 प्लस 2H2O, NaCl प्लस AgNO3 और ये AgCl प्लस NaNO3। BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बेरियम सल्फेट प्लस ये क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपचयन वो अभिक्रिया होती है, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, वो अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ सोडियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस प्रकार अभिक्रिया में Na, पहले में Na और दूसरे में CO का उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अगला अपचयन क्या होता है, तो अपचयन वो अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, वो नहीं लिखा गया क्योंकि ये कह रहे हैं ऑक्सीजन के पदों में बताओ। ठीक है, जैसे यहां कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस क्रिया किया तब क्या बना, जल बना लिया, कॉपर निकल गया। जिंक ऑक्साइड से कार्बन क्रिया किया तब जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हुआ। क्लियर है। तो CuO का अपचयन
हो रहा है Cu में, और ZnO का अपचयन हो रहा है Zn में हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज, ये कैसे संतुलित करना है मैं इसको लिखता हूं एक बार, ठीक है बच्चा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। HNO3 और प्लस CaOH का होल ट्वाइज, ओके। यहां से क्या बन रहा है CaNO3 का होल ट्वाइज और प्लस में H2O बन रहा है, समझ पा रहे हैं ना। अब यहां पर ध्यान दो, संतुलित करना है। इधर हाइड्रोजन कितनी बार है, एक बार, दो बार है, दो बार है, इधर दो बार, इधर कितनी बार है, दो ही बार है। अब ये तो समस्या है, एक लगा सकते नहीं है तो यहां दो लगाते हैं। अगर इधर दो लगाया गया तब हाइड्रोजन हो गया 4, और इधर कितनी बार है, 3 बार है, तो यहां 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया, ठीक है। इधर कैल्शियम कितनी बार है, 1 बार है, इधर भी 1 बार है, कैल्शियम का काम ऑलरेडी पूरा है। N इधर कितनी बार है, 2 बार है, और इधर 2 बार है, देखो N का भी काम पूरा है। O इधर कितनी बार है, 6 बार है, O इधर 6 बार है, और इधर 6 2 8 बार, इधर यहाँ 3 दूनी 6 2 8, O भी पूरा है। और क्या बचा, सब तो हो गया, बस बैलेंस हो गया। संतुलित ऐसे करना, कितना आसान है कि नहीं। ऐसे आपको चारों संतुलित करना है, नहीं समझ में आएगा आपको बताना, मैं उसे बताऊंगा फिर अलग अलग, इसी तरीके से मैं बताऊंगा। समझ में आया ना, ये क्लियर हुआ कैसे संतुलित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, ये वाला तीनों क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखिए, हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों एल्कीन या एल्काइन के साथ हाइड्रोजन की योग अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों मतलब एल्कीन या एल्काइन के साथ, कोई भी एल्कीन या एल्काइन में कोई भी हो, उसके साथ हाइड्रोजन की क्रिया, हाइड्रोजन के योग, हाइड्रोजन के मिलने की क्रिया को, अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया निकिल, पैलेडियम, पीडी आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। जैसे देखिए औद्योगिक अनुप्रयोग, जब वनस्पति तेलों में निकिल Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तब वनस्पति घी बनता है, और यह प्रक्रिया तेलों का कठोरीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन अभिक्रिया किया निकिल ऊष्मा के उत्प्रेरक में, तब ये वनस्पति घी यानी कि वसा बना। अब यहां वनस्पति तेल के रूप में जैसे इन्होंने लिया, ऐसा कोई भी लो जिनमें एल्कीन या एल्काइन समूह पाया जाए, ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तब ये ऐसे ऐसे बनेगा। क्लियर है, इस फॉर्मेट में जो बनेगा वो वसा का फॉर्मेट होगा। क्लियर। अगला है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, और सूत्र में चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, NaHCO3 कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये करें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में ऑक्सीजन गैस, अच्छा सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मतलब सोडियम कार्बोनेट और जल CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है, Na 2 बार हो गया 2 Na, H 2 बार हो गया H, है ना, और CO3 यहां O यहां मिल गया, CO3 2 बार हो गया, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सब पूरा समीकरण संतुलित है। इस तरह से खाने का सोडा बनाया जाता है। अगला, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, हाँ कठोर जल में क्या चीज उपस्थित रहता है जिसकी वजह से वो कठोर होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण उपस्थित होने की वजह से। साबुन को जब कठोर जल में घोला जाता है तब ये अम्लीय लवण, अम्लीय अस्कम बनाते हैं, झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। ये याद रखना, कठोर जल कम झाग उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर साबुन से ज्यादा झाग नहीं उत्पन्न हो पा रहा है समझ लो कठोर जल। जैसे यहां कठोर जल में मिला हुआ है कैल्शियम क्लोराइड,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीच में आवाज नहीं आ रही थी इसके लिए सॉरी। यहाँ पर ये हार्मोन्स विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन द्वारा शरीर की वृद्धि और विकास का नियमन होता है। अगला है यहाँ परागकण वाला, यही लास्ट देख लीजिए। किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जात के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। यह पादपों में लैंगिक जनन हेतु एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है, इसके अभाव में पादप बीज का निर्माण नहीं होता है। परपरागण, जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जात के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचते हैं, तब इसे परपरागण कहते हैं। एक लिंगी पुष्प जैसे पपीता, मक्का आदि में परपरागण पाया जाता है। पपीता, मक्का आदि में। आगे परपरागण की विधियां कितनी हैं? तो परपरागण कीटों, वायु, जल, जंतुओं द्वारा होता है। कीटों द्वारा परागण, कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्तियां, पुष्पों का रंग, सुगंध, मकरंद आदि उपस्थित पाई जाती है ना। कीट परागित पुष्प बड़े ही आकर्षक और मकरंद युक्त होते हैं, है ना, मतलब एकदम महकदार। पुष्पों की वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं, जैसे अंजीर, आक, सालविया, पीपल, इनमें कीट परागण होता है। वायु परागण किसमें होता है? गेहूं, मक्का, ज्वार आदि में। अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है, इसके लिए अनेक युक्तियां पाई जाती हैं, जैसे पुष्प प्रायः छोटे और समूहों में लगे होते हैं। इन पुष्पों में सुगंध, मकरंद और रंग का भाव होता है इनमें, है ना। इनकी वर्तिकाग्र खुरदरे व चिपचिपे होते हैं। परागकण हल्के और शुष्क होते हैं। जल द्वारा परागण, यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। जल परागण के लिए पुष्पों के पराग कणों, वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूल पाए जाते हैं। पुष्प रंगहीन, मकरंदहीन और गंधहीन होते हैं, है ना। ऐसे पुष्प रंगहीन, मकरंदहीन, गंधहीन सब हीन होते हैं। परागकण हल्के होते हैं, है ना, इनका घनत्व अधिक होता है, ये संख्या में अधिक होते हैं। इससे परागकण जल सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर ग्रहण कर लिए जाते हैं, जैसे बैलिस्नेरिया, हाइड्रिला और सिरेटोफिलम, और कमल में भी होता है। जंतु परागण, कुछ पादपों में परागकण जैसे घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है, जैसे सेमल में, कदम में, बिगोनिया आदि में। पर परागण का महत्व क्या है? पर परागण द्वारा पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पादपों में नई एवं उन्नत प्रजातियां जो हैं विकसित होती हैं। अतः पर परागण जैव विकास में सहायक होता है। पर परागण के द्वारा स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधक पादप विकसित होते हैं। इसके द्वारा बनने वाले बीज स्वस्थ, संख्या में अधिक और अधिक जनन क्षमता वाले होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेफ्रॉन देख रहे हैं। हाँ, इस तरह से आपको बनाना होगा, आपको बनाना तो आता ही है। अब यहाँ देखिए नेफ्रॉन की क्रियाविधि। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आदि प्रचुर मात्रा में जल में रह जाता है, जैसे मूत्र द्वारा। जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों की चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा का पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना इसके ऊपर निर्भर करता है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि क्या होती है? तो बोमेन संपुट से ग्लोमेरुलस की अभिवाही धमनिका जितना रुधिर लाती है, वह अपवाही धमनिका से निकल नहीं पाता। रुधिर प्लाज्मा के दबाव के कारण रुधिर छन कर वृक्क नलिका के स्रावी भाग में आ जाता है। इसे नेफ्रिक निस्यंद कहते हैं। इस प्रक्रिया को परा निस्यंदन का अपोहन कहते हैं। नेफ्रिक निस्यंद में प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़कर रुधिर प्लाज्मा के सभी घटक पाए जाते हैं। अपवाही धमनिका वृक्क नलिका के स्रावी भाग के चारों ओर एक जाल सा बना लेता है, जिसे परिनलिका शेषिका केशिका जालक कहते हैं। स्रावी नलिका के प्रारंभिक भाग में लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। अपवाही धमनिका से शेष उत्सर्जी पदार्थों को स्रावी नलिका में स्रावित कर लिया जाता है। स्रावी नलिका के दूरस्थ कुंडलित भाग में पहुंचने वाला नेफ्रिक निस्यंद मूत्र होता है, जिसे संग्रह नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में पहुंचा दिया जाता है। मूत्राशय से समय समय पर मूत्र को शरीर से त्याग दिया जाता है। यहाँ बीच में कुछ कम समझ में आया होगा, ओके, इसको किताब से आप समझ सकते हैं अच्छे से।